हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है, इससे जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है वो नहीं देखा है, तो उसको भी देखना, क्योंकि इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी बोर्ड की जो क्लास 10th है उसका जो मैथ का वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसका कंप्लीट जो बोर्ड ने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं क्वेश्चन बैंक में, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। यदि आपने पहला जो इसके पिछले वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर चुके थे, और अब हम आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे आगे बढ़ेंगे और इसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तभी आप आपके एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों शामिल हैं, 1 शामिल है और 10 दोनों ही शामिल हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाजित या विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ठीक है, तो सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 10 तक की ऐसी संख्याएं निकालना है। मतलब 1 से 10 तक की संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 भी। इन सभी से भाग दे के देखेंगे। 10 में जाएगा, 10 में 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो 10 तो नहीं हो सकती। अब हम 100 को देखते हैं। ठीक है, 100 में हम 1 का भाग दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, लेकिन 3 का 100 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 100 भी नहीं है। अब हम 504 को देखते हैं। ठीक है, 504 में देखते हैं। 504 में 1 का जाएगा, 2 का चला जाएगा, लेकिन 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती। अब बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब क्या है? 2520। इसको हम भाग देंगे, 1 से देंगे, 2 से, किसी भी संख्या से आप भाग दे के देख लीजिए, सबसे भाग चला जाएगा। हम 3 से दे के देखते हैं। 3 8 24 और ये बचा 12 और 0। यहाँ पर 12 से तीजों के 12 और 1 0, तो ये 0 देखो कट गया पूरा पूरा। 3 से चला गया, सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, 2520। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इसमें है 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो संख्या है 5, पहली है 5, दूसरी है 15, दूसरी है 20। इन तीनों संख्याओं का पहले हमें एलसीएम निकालना है और फिर निकालना है एचसीएफ। फिर जो आएगा उनका हमें निकालना है अनुपात। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते आपसे बनता होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसमें पहले 2 से भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 20 में चला जाएगा, तो इधर आ जाएंगे। और फिर से देंगे, तो यहाँ पर 5 से नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, और इसमें चला जाएगा तो 5। अब हम 3 से काटेंगे इसको। 3 से काटा, 5 में नहीं गया, इसमें चला गया तो 5, और इसमें चला गया। अब 5 से देंगे तो 1, 1 और 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 नहीं 4, 12 पंचे 60। तो इसका कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना आ गया जो है वो आ गया 60। और एचसीएफ निकाल लेते हैं, 5, 15 और 20 का। तो इसका पहले इसमें भाग देंगे और फिर इसका इसमें भाग देंगे। यदि पूरा पूरा चला जाता है तो एलसीएम जो एचसीएफ है वो 5 हो जाएगा। मतलब 5 का भाग दिया हमने 15 में, तो 5 दिए 15, ये चला गया पूरा पूरा भाग। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका मासा जो है एचसीएफ 5 हो जाना चाहिए। अब 5 का भाग हम 20 में भी दे के देखते हैं, तो इसका भी पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब इसका मासा क्या है? 5। तो एलसीएम 60 आ गया था और एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 60:5, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात देखना था। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हो जाएगा 12:1, क्योंकि 5 से काटा 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12:1, जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें क्या बताना है? देखिए, इसमें बताना है यदि a बराबर 2n+3, b बराबर 2n+7, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तब a b का HCF होगा। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि a के बराबर में क्या दे रखा है? 2n+3, और b के बराबर में दे रखा है 2n+7, और n यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। तो a और b का HCF क्या होगा? देखिए हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, एक सूत्र होता है HCF ऑफ AB
ए बी मतलब होता है कोई भी दो संख्या है जिनको हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए कितना है ये और बी कितना है ये, तो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए गुणा बी। तो जो HCF है मासा है ए बी का और लासा है जो ए बी का, इन दोनों का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कितना है ये और बी इतना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो HCF है वो तो हमें निकालना ही है, तो HCF ऑफ ए बी हम लिखे रहने देंगे। और आपने देखा होगा कि LCM कैसे निकालते, जब दो संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो उनका LCM कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या है 4 और एक संख्या है 3, इनका LCM निकालो, तो देखिए हम इनका LCM सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 4 गुणा 3 करके 4 3 12। अब वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका LCM कितना आएगा 12 ही आएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, जो LCM ऑफ ए बी है मतलब जो ए है मतलब ये, और LCM ऑफ ए बी जो हमें निकालना है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो ए और बी जो यहाँ पर दिए गए हैं ये संख्या और ये, इसका गुणा कर देंगे तो इनका LCM आ जाएगा। तो देखिए हम LCM की जगह पर क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 2n + 3 मतलब a की जगह पर, और b की जगह पर लिख देंगे हम ये वाली संख्या 2n + 7। तो इस प्रकार से ये LCM हो गया इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। अब ए बी क्या है, ये भी तो वही है, ए और बी ये दोनों भी तो वही संख्या हैं, तो इनको भी हम लिख देंगे ज्यों का त्यों 2n + 3 और गुणा 2n + 7, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम HCF आराम से निकाल सकते हैं। HCF ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये संख्या यहाँ पर गुणा में है, ये पूरी संख्या जो आपको दिखा रही है यहाँ पर पूरी गुणा में है, तो उस तरफ जाएगी बराबर के, उस तरफ जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अगले लिखेंगे HCF ऑफ ए बी इक्वल टू 2n + 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू में 2n + 7। और अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है तो इस तरफ आएगी तो भाग में पहुँच जाएगी। तो देखिए हम भाग में करेंगे इसको, ये पूरी संख्या, ठीक है। तो 2n + 3 और 2n + 7, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में करना है 55 और 99 का HCF 55 m - 99 के रूप में व्यक्त होता है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है 55 और 99 का पहले हमें HCF वो निकालना है, ठीक है। तो 55 और 99 इनका हम क्या निकालेंगे HCF, और इनका जो HCF होगा वो किस रूप का है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वो किस रूप का है 55 m - 99 इस रूप का है, ठीक है। तो इस रूप का है, तो जो इनका HCF आएगा वो उसके बराबर हम इस संख्या को लिख देंगे जो यहाँ पर दी गई है। तो इनका पहले हम HCF निकालते हैं, तो निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 55 और 99 का HCF। 55 का भाग 99 में देंगे तो एक बार जाएगा, कि आप जानते हैं कि भाग विधि से हम कैसे करते हैं। तो आप यदि आप नहीं जानते, देखिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं, तो इसको भाग दिया तो इससे यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 यहाँ बचेगा, 4 का भाग 44 जो भाजक आ गया उसका फिर से ऊपर वाली संख्या के भाजक में देंगे, तो यहाँ पर 55 में देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 44 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 11 का भाग 44 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो 11 चौके 44, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर जो भाजक बचेगा वो हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। तो HCF कितना आ गया इन दोनों संख्याओं का, ये हमने निकाल लिया 11 आ गया। और क्वेश्चन में दे रहा है कि जो इनका HCF है 55 और 99 का वो किस रूप का है, इस रूप का है, ठीक है। तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 55 m - 99 इस रूप का है। अब जो 99 है यहाँ पर बराबर के इस तरफ भेजेंगे इन्हें, ठीक है, तो ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो 11 + 99 बराबर 55 m। तो 55 m बराबर ये कितना हो जाएगा जोड़ के 110, और यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 55 m बराबर 110। तो अब m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो अब इसका हम भाग दे देंगे तो 2 आएगा, तो m का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम करते हैं। इसमें है किन्हीं दो ए तथा बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तब ए बी का एचसीएफ होगा। देखिए इसमें कैसे करते हैं बताते हैं आपको। इसमें क्या करना है आपको, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनके लिए ए क्या है कि ए कितना है पी क्यू स्क्वायर और बी दिया है आपका पी क्यू स्क्वायर। देखिए आप देख सकते हैं एचसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि क्या होती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो पहले उसके गुणनखंड लिखते हैं। देखिए ए के गुणनखंड यहाँ पर ये लिखे हैं और बी के गुणनखंड हैं ये। तो हम देखते हैं कि ए के गुणनखंड को हम कैसे लिख सकते हैं, पी की घात 3 है, इसका मतलब हम पी को 3 बार लिख सकते हैं, पी गुणा पी, ठीक है। और क्यू स्क्वायर मतलब क्यू को 2 बार लिख सकते हैं, क्यू गुणा क्यू। और बी के जो गुणनखंड है वो क्या है, पी गुणा क्यू, क्योंकि क्यू का क्यूब है तो यहाँ पर क्यू 3 बार लिख दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर पी का जोड़ा बन गया और क्यू का इससे बन गया, उसका इससे बन गया। तो जो जोड़े बना लेंगे तो उनको एक एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी हो जाएगा और यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, तो ये मिलके हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन पी क्यू स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी प्रकार का जैसा 14 था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, 65 और 117 का एचसीएफ पहले हम निकाल लेंगे और उसके बराबर में लिख देंगे 65m माइनस 117। तो 65m माइनस 170 के बराबर में लिखेंगे इसका एचसीएफ। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, 65 का एचसीएफ, 65 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब इसको घटाएंगे 52, अब फिर से करेंगे तो ये भी एक बार जाएगा। हाँ आप देखिए 13 का 52 में फिर से देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 13 आ गया एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया 13, ठीक है 13 आ गया और उसके बराबर में कितना है 65m माइनस 117, क्योंकि इस रूप का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो 65m माइनस 170, अब उसी प्रकार से करेंगे 65m इसको यहीं रखने देंगे और 13 प्लस कर देंगे 170, क्योंकि ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 7 3 10 एक हासिल, तो ये 3 और एक 130 मतलब 130। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 65m इक्वल टू 130 और m बराबर हो जाएगा 130/65। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से m का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल r का मान होगा। देखिए आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है, यदि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को या किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं 2 को भाग दे रहा हूं 8 में, ठीक है, 2 का भाग 8 में दे रहा हूं, तो यहाँ पर जो भाजक है, भाजक कितना है 2 है, तो भाजक जितना है उससे जो शेषफल है उसका डिसाइड हो जाता है, मतलब उसका शेषफल निकल आता है, मतलब निकलता तो नहीं, मतलब उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेषफल क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर भाजक 2 दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका शेषफल 0 1 और 0 और 1 हो सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, a को 3 से भाग दिया जाए, इसमें 3 से भाग दे रहे हैं तो इसके शेषफल क्या हो जाएंगे 0 1 और 2, ठीक है। जितना भाजक है उससे कम अंक तक, 0 से लेकर कम अंक तक शेषफल आता है, ठीक है। यहाँ पर यदि 4 से भाग देते तो ए वाला ऑप्शन हो जाता 0 1 2 3, ये शेषफल संभावित हो सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ 5 से भाग देते तो यहाँ पर शेषफल संभावित हो जाते 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 987/9
10,500 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसमें हमें क्या करना है, इस संख्या का क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड निकालेंगे, और इसके गुणनखंड यदि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, इस रूप के हैं, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो हम देखते हैं 10,500 के गुणनखंड। ठीक है, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे 10,500 के, निकाले। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचाएगा, 5,250, 2 से देंगे। अब यहाँ पे 5 से देंगे, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके गुणनखंड 2 की घात n मतलब 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 11 की घात 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, n क्या है, ये है, और m हो गया 3। तो यहाँ पर ये संख्या तो आ गई, तो हमें 2 और 5 चाहिए थे, तो ये तो इसके गुणनखंड है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इस रूप का है, क्योंकि हमें इसके लिए ये कंडीशन चाहिए थी, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, ये तो आ रही है ना इसमें, तो इसके लिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन 19 है। इसमें क्या है, देखिए इसमें है, यदि n एक परिमेय संख्या हो तब 5 की घात 2n और 2 की घात 2n विभाजित होगा। ठीक है, n एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये इक्वेशन दी है यहाँ पर, ये a की घात 2n और b की घात 2n के रूप की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन में माइनस होगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसको अब कर सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं a माइनस बी का जो स्क्वायर की जो इक्वेशन होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी से बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इन दोनों से ही भाग चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पे लिखेंगे क्या, 5, और b की जगह पे लिखेंगे 2। ठीक है, इस b की जगह, तो a प्लस बी मतलब a की जगह पे 5 प्लस b की जगह पे 2, तो 7 आ गया, और a माइनस बी, a की जगह पे 5 और 2 b की जगह पे 2, तो 3। यहाँ पर 7 और 3 दो संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब है कि 7 और 3 दोनों से ही ये वाली जो संख्या है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर है वो 3rd हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, बाह्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1056 में जोड़ने पर संख्या 23 से विभाजित हो। देखिए इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है आपको, 1056 में जोड़ने पर वो संख्या 23 से विभाजित हो जाए, तो आप सबको जोड़ के देख लीजिए, तो 23 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 1056 में यदि हम 2 जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 2356 में 2 जोड़ते हैं तो 1058 हो जाएगा, जो कि 23 से पूरा पूरा डिवाइडेबल हो जाएगा, पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें क्या करना है, ये इसमें एक संख्या दी गई है, इसको बताना है कि प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय या पूर्णांक। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या करना है, यदि बाई एक्स का गुणांक है तथा एक्स बाई का एलसीएम, तब एक्स तथा बाई का एलसीएम क्या होगा, इसमें हमें ये बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई है, जो एक्स का क्या है, गुणांक है, तो एक्स और बाई का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है,
तो x और y का एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए जब ये दोनों गुणांक हैं तो आपने कभी देखा होगा कि कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, जैसे 3 और 2 लिया हमने, इन दोनों का गुणांक, जैसे 2 का गुणांक 3 है, ठीक है, तो इन दोनों का जो है यदि हमें एलसीएम निकालना है तो हम इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार x और y ये गुणांक है तो इनका जो एलसीएम होगा वो x गुणे y हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पूर्णांक p के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। कि समपूर्णांक का रूप, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर 2p+1 है, p की जगह पर क्या है, p की जगह पर हम प्राकृत संख्याओं के मान रखेंगे, 1 2 3 सबको रखते जाएंगे, तो 2 गुणा 1 + 1 बराबर 2 एकम 2 + 1 3, तो यहाँ पर ये तो विषम संख्या होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर है 2p, तो यहाँ पर p का मान कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 सभी का मान रखने पर एक संख्या जो है वो समपूर्णांक ही आएगी। 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी संख्याएं सम ही आ रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2p वाला। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है 5/6 को व्यक्त कर सकते हैं। 5/6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? देखिए 5/6 को यहाँ पर हम कैसे देखते हैं, जो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो q है, q के यदि गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं तो वो संख्या क्या होगा, उस संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो हम इसके देखते हैं 6 के निकाल के गुणनखंड, 6 के निकाले 2 3 6 और 1, 2 3 6, तो 2 और 3 आ गए, 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के चाहिए, तो यहाँ पर आ तो गए हैं। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 2 है, 1 आया, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात तो है, तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो 5 की घात हम 0 तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हैं, तो ये संख्या हो जाएगी शांत दशमलव, ठीक है। आपको ये पता होगा कि 5 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है, इसको आप याद रखना। और किसी भी संख्या की चाहे 100 हो, उसका घात 0 होगा तो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणज विभाजित होगा। इसमें क्या करना है, किन्हीं 3, इसमें देखिए आपको बताना है, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल विभाजित होगा। कोई 3 अपन धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 1 2 3 ये ले लिए, इनका हम गुणनफल करेंगे तो 2 3 6 एकम 6, तो इसका 6 आ जाएगा। तो ये विभाजित कैसे होगा, किससे होगा, केवल 1 से नहीं, केवल 1 से नहीं है तो 6 से भी हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा, तो इसका आंसर 6 ही होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। बस क्वेश्चन होने ही वाले हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, तो मुझे भी पता है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट करना ही थे, तो हमने सोचा कर ही देते हैं पूरे, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए आप, अगला क्वेश्चन है 33/2 की घात 2 × 5, 33 के बटे में है, तो उसमें बताना है कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन कितने अंकों तक होगा, तो इसको हमें निकालना है। 33 के बटे में लिखा है 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 पंचे 20, 33/20 है, ठीक है। अब 20 का हम इसमें भाग देंगे 33 में, तो कितने अंक तक आएगा दशमलव प्रसार, हमको इसको देख लेते हैं। तो 20 एकम 20, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ओ सॉरी, यहाँ पर फिर से करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 20 भागे 33, 20 एकम 20 बचेगा 3 और 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 20 छंग 120, और यहाँ पर बचेगा 10 और 0 उतार सकते हैं, 20 पंचे 100। तो इसका दशमलव प्रसार कितने अंक तक आ गया, दशमलव के बाद 1 और 2 अंक तक, तो इसका आंसर आ जाएगा दशमलव के 2 स्थान तक। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें क्या बताना है, देखिए इसमें बताना है कि एक परिमेय संख्या है, ये है, ठीक है, 327.7081 एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। यदि
तब यदि संख्या को p बटे q के रूप में दर्शाया जाए तो q के गुणांक होंगे। देखिए हमने आपको बताया है कि जो भी संख्या जिसका भी दशमलव प्रसार शांत हो, आप इसको देख सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये कुछ दशमलव के स्थानों तक ही सीमित है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार के लिए कंडीशन होती है कि उसका जो हर है उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तो शांत है, तो शांत के लिए क्या होती है q के गुणांक होते हैं 2 और 5, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसका तो आप देख चुके हैं पहले, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसको भी हमने देख चुके हैं, पहले देखा था। और ये इसका आंसर देखिए मैं फिर भी बताता हूँ आपको फिर से। इसमें क्या करना है, विषम पूर्णांक है तो विषम के लिए क्या कंडीशन होती है, 2q + 1। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 + 1, 2 × 2 = 3, 2 गुणा 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस स्थिति में यदि हम q की जगह पर किसी भी प्राकृत संख्या का मान रखते हैं तो यह पूर्णांक विषम ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि यहाँ पर है, इसको हमें देखना है। इसमें क्या करना है, किसी पूर्णांक p तथा 5 के लिए q तथा r विशेष पूर्णांक है इस तरह कि p बराबर 5q + r, तो r का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आपको क्या दिया हो, भाजक दिया हो, तो आप उसके शेषफल को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, p बराबर 5q + r। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर ये p क्या है, p है भाज्य, 5 है भाजक, ये है भागफल, प्लस r है शेषफल। ठीक है, तो जब भाजक दिया हो तो आप उसके शेषफल का मान बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि भाजक 5 है तो उसके संभावित शेषफल के मान कितने होंगे, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल सा है, इसका आपको 98 के गुणनखंड निकालने हैं, तो उसको आप निकाल सकते हैं। 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा, और 7 से दिएंगे तो ये, तो 2 की घात नहीं, 2 गुणे 7 की घात 2, ये वाले इसके हो जाएंगे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और हम इसी प्रकार अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनको भी डालेंगे और उनका सॉल्यूशन भी डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो चुका है और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिला है, और इसी प्रकार हम और भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।